हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले खनिज। खनिज क्या होता है? खनि और जद दो शब्दों से मिलकर बना है। खनि यानी खान कह लेते हैं। जब खुदाई की जाती है तो उसमें जो प्राप्त होता है वो खनि है। तो खनिज को समझने के लिए हम क्या कहेंगे? पृथ्वी के भूपर्पटी भागों में प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक जो पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी भागों में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक, चलिए अयस्क देखते हैं। अयस्क क्या होता है? यह भी खनिज ही है, लेकिन वह खनिज है जिससे धातु का निष्कर्षण यानी धातु को निकालने में आसानी होती है और कम लागत लगती है। यदि खनिज यानी खान से हम तत्व या यौगिक प्राप्त कर लिए हैं, उससे शोधन करने में जो शुद्ध चीज़ जो हमको प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने में यदि ज़्यादा खर्चा लग जा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर 50 रुपये का हमको आयरन प्राप्त हुआ है, 50 रुपये का आयरन प्राप्त हुआ है और इसके शोधन करने में यदि हमको 100 रुपये लग गया है तो उसको प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसे खनिज जो होंगे वे अयस्क नहीं होंगे। कौन सा खनिज अयस्क होगा? जिससे कम लागत में और आसानी से धातु हमें प्राप्त हो जाती है, वो क्या होगा? अयस्क होगा। ठीक, तो जैसे हम देख लेते हैं कापर के अयस्क। कापर धातु जो है उसके कुछ अयस्कों के बारे में। तो कापर के अयस्क है एक क्यूप्राइट, इसको रूबी कापर भी कहते हैं, Cu2O। ठीक, ये क्या है? क्यूप्राइट हो गया। इसके बाद मैलेकोनाइट देख लेते हैं, ये होता है CuO। ठीक, इसके अलावा सल्फाइड अयस्क जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कापर पायराइट। क्या? कापर पायराइट, CuFeS2। ये कापर पायराइट सबसे इंपॉर्टेंट है कापर के अयस्कों में। ठीक, इसके अलावा कापर ग्लांस भी होता है Cu2S। ठीक, और कार्बोनेट अयस्क जो है मैलेकाइट एज्यूराइट होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है। तो इस वीडियो में हम जल्दी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अयस्क खनिज और हम समझ चुके हैं पृथ्वी के भूपर्पटी भागों में प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक जो प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम लागत में होता है वो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो खनिज से ही अयस्क बना है। तो प्रत्येक अयस्क जो होता है वो खनिज होता है। प्रत्येक अयस्क वो खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज जो है अयस्क नहीं होता है। प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होगा। और कौन सा खनिज अयस्क होगा? जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम लागत में हो जाएगा, वो अयस्क हो जाएगा। ठीक, खनिज अयस्क समझ में आया। आगे देखते हैं धातु कर्म। अयस्क से धातु को प्राप्त करने की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया हम करते हैं, वो क्या होता है? धातु कर्म। अब धातु कर्म में सबसे पहले क्या करते हैं? पीसना। क्या करेंगे? पीसना। अयस्क के जो पृथ्वी के अंदर से तत्व या यौगिक या कह लीजिए अयस्क जो हमें प्राप्त हुआ है वो बड़े भाग में होता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो उसको पीस करके छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये हो गया हमारा पीसना। इसके बाद सांद्रण में क्या करते हैं? उसमें अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसको कैसे लिखेंगे? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। अब सांद्रण के लिए 3 विधियों का उपयोग करते हैं: गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लॉन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, सांद्रण के बाद क्या होता है? निस्तापन, भर्जन, बेसीकरण। इसको आगे देखेंगे। पहले सांद्रण समझते हैं। सांद्रण क्या है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना सांद्रण कहलाता है। तो सांद्रण की पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क भारी हो और अशुद्धियाँ हल्की हों। क्या हो? अयस्क भारी हो और अशुद्धियाँ जो उसमें हैं वो क्या होंगी? हल्की होंगी। जब अयस्क भारी और अशुद्धि हल्की हो तब कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको करते कैसे हैं? इसमें क्या होता है? एक आनत तल बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? आनत तल। ये झुका हुआ तल बना होता है, ऊपर कटोरे जैसी ये संरचना बनी हुई होती है। इसमें क्या करते हैं? अयस्क को ऊपरी भाग में रख देते हैं, ऊपर से जल की धारा गिराते हैं। तो जल गिराने पर क्या होगा? अशुद्धियाँ हल्की होंगी, वो क्या हो जाएंगी? बह जाएंगी, जल के साथ बह जाती हैं और अयस्क भारी होने के कारण वहीं रह जाता है। इस तरीके से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हो गई। इसके बाद देखते हैं फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क हल्का हो। अयस्क कैसा हो? हल्का हो और अशुद्धि
भारी हो, अयस्क हल्का हो और अशुद्धियाँ कैसी हों, भारी हों, तब फेन प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें अयस्क में पिसे हुए, पहले पीस लिया गया ना, तो पिसे हुए अयस्क में क्या करेंगे, चीड़ का तेल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, चीड़ का तेल मिलाएंगे और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, पोटेशियम, साथ में बोलते रहिए, याद करने में आसानी होगी, पोटेशियम एथिल जैंथेट। क्या, पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाएंगे। इसको मिला करके तो मिलाएंगे, चीड़ का तेल क्या करेगा, जो अयस्क है और पोटेशियम एथिल जैंथेट दोनों को मिलाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके बाद पोटेशियम एथिल जैंथेट क्या करता है, ये झाग बनाता है। दोनों का उपयोग समझ में आया। चीड़ का तेल क्या करेगा, अयस्क और पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिलाने का कार्य करेगा, पोटेशियम एथिल जैंथेट झाग बनाएगा। ठीक, अब इनमें पिसे हुए अयस्क में चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला करके क्या करेंगे, जल से भरे हुए एक टैंक में डाल देंगे। कहाँ करेंगे, जल से भरे हुए एक टैंक में डाल देंगे। ये मान लीजिए जल से भरा हुआ टैंक है, इसी में पिसे हुए अयस्क को डाल देंगे और इसमें वायु की धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, वायु की धारा, वायु प्रवाहित करेंगे। इसमें वायु प्रवाहित करने पर क्या होगा, पानी में हवा फूंक कर देखिए, उसमें निरमा पाउडर डाल करके घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक, वही काम यहाँ भी होगा। जब पिसे हुए अयस्क में चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला करके जल से भरे टैंक में डालकर इसमें जब वायु प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम एथिल जैंथेट क्या बनाएगा, झाग बनाएगा। क्या बनाएगा, झाग बनाएगा। और अयस्क क्या है, हल्का है भारी है, अयस्क हल्का है, हल्का होने के कारण झाग के साथ ऊपर चला आएगा। और जब झाग के साथ ऊपर चला आएगा, जिसको निकाल लेकर के शुद्ध कर लेंगे, तो उसमें से अशुद्धियाँ जो होंगी वो भारी हैं, अशुद्धियाँ नीचे बैठी रह जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण। और चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो हमारे जो है सिलेबस में फेन प्लवन विधि है। चलिए चुंबकीय पृथक्करण विधि थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क या अशुद्धियों में से एक अनुचुंबकीय हो, दूसरा कैसा हो, प्रतिचुंबकीय हो। अनुचुंबकीय मतलब चुंबक के प्रति आकर्षित होगा, ये नहीं आकर्षित होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें चुंबक के बने हुए दो पहिए होते हैं और इस पहिए के ऊपर क्या होता है, इस पहिए के ऊपर पट्टे लगे होते हैं और हॉपर की सहायता से पिसे हुए अयस्क को इसमें गिराते हैं। हॉपर की सहायता से पिसे हुए अयस्क को इसमें गिराएंगे तो क्या होगा, ये घूमेगा, घूमने पर क्या होगा, ये घूमता रहेगा, तो अयस्क दूर जाकर गिरना चाहिए। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा वो पास रखे पात्र में गिरेगा और प्रतिचुंबकीय दूर रखे पात्र में गिरेगा। इस तरीके से दोनों अलग हो जाएंगे। अनुचुंबकीय पास वाले में जो चिपकेगा इससे वो पास ही गिरेगा ना, और जो नहीं चिपकेगा वो दूर जाकर के गिरेगा, दूर जाकर के गिरेगा, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस तरीके से चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। हमको डिटेल में क्या पढ़ना है, याद क्या रखना है, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि में क्या करेंगे, पिसे हुए अयस्क में चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाएंगे, मिला करके जल से भरे टैंक में डाल देंगे, फिर वायु की धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करने पर पोटेशियम एथिल जैंथेट झाग बनाएगा, झाग के साथ अयस्क ऊपर चला जाएगा, अयस्क को अलग कर लेंगे। अयस्क क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि वो हल्का है। ठीक, ये समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, ये सांद्रण के बाद निस्तापन किया जाता है और सभी अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में निस्तापन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वैसे हम जान लेते हैं निस्तापन आता है कि टिप्पणी करने के लिए आता है। ठीक, टिप्पणी करने के लिए फेन प्लवन विधि, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, इसमें आदि से आता है। तो निस्तापन हम देख लेते हैं क्या होता है कि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में यानी वायु नहीं है, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं उच्च ताप पर। इतना गर्म करते हैं कि वो गलने ना पाए, यानी उसके गलनांक के नीचे, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, इसमें नमी दूर हो जाती है और कार्बनिक अपद्रव्य की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। कार्बनिक अपद्रव्य की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक, ये होता है। ठीक है, निस्तापन। निस्तापन में हम रिएक्शन भी ये लिख सकते हैं, Fe2O3 3H2O। इसमें क्या होगा, ये नमी दूर हो गई, Fe2O3 प्लस 3H2O।
ठीक, चलिए हो गया। आगे भर्जन देखते हैं। निस्तापन समझ में आया। वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर इसमें नमी, कार्बनिक अपद्रव्य की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक, चलिए भर्जन देख लेते हैं। तो भर्जन क्या होता है? भर्जन में वायु, निस्तापन में क्या हुआ था? वायु की अनुपस्थिति। यहाँ क्या होगी? वायु की उपस्थिति होगी। वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। वही बात, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। अब ये वायु की उपस्थिति में हो रहा है, तो वायु की उपस्थिति में हो रहा है तो क्या होगा? वायु से अपक्रिया होगी। तो यदि इस सांद्रित अयस्क में यदि कार्बन की अशुद्धि है तो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस बन करके उड़ जाएगी। सल्फर है तो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, इसकी अशुद्धि दूर हो गई। और यदि इसमें आर्सेनिक है तो वो आर्सेनिक का ऑक्साइड बना लेगा। आर्सेनिक का की वैलेंसी कितनी होती है? इस पर आयन कितना होता है? 3 होता है। तो ऑक्सीजन 3 से गुणा, ऑक्सीजन 2 होता है, 2 से गुणा, तो आर्सेनिक ऑक्साइड बन गया भैया। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है, सम संख्या में है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर 3 से गुणा करिए, आर्सेनिक कितना हुआ? 4, 4 से गुणा। इसके बाद एंटीमनी भी क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, Sb2O3 बनाएगा। ठीक उसी प्रकार से बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इतना ये हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? कॉपर पाइराइट जो है, क्या है? कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट से क्या करेंगे कि कॉपर पाइराइट ऑक्सीकृत होगा तो क्या होगा? कॉपर और फेरस का क्या है? सल्फाइड बना लेगा। कॉपर और फेरस का सल्फाइड CuFeS2, ये हमारा क्या है? कॉपर पाइराइट है। तो ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा। कैसे करेगा? CuFeS2 ये ऑक्सीजन से जब अपक्रिया करेगा तो क्या करेगा? कॉपर और फेरस का सल्फाइड बनेगा, यानी क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। क्यूप्रस में क्या होता है? Cu+ होता है, 1+, इस ऑक्सीजन 2-, तो ये बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा। पहले क्या बनेगा? सल्फाइड। सल्फाइड पे भी वही बात है। और फेरस सल्फाइड इसके बाद FeS और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, इसके बाद बैलेंस करके देख लेते हैं। तो कैसे बैलेंस होगा? यहाँ कॉपर 2 है तो 2 से गुणा कीजिए, कॉपर 2 हो गया तो Fe भी 2 हो गया, तो Fe में भी 2 से गुणा करेंगे। सल्फर कितना हुआ है? 2 और 1 3, यहाँ से 1 4, 4 सल्फर इधर, 4 इधर भी है, ऑक्सीजन 2 है, सब सही है। ठीक है, तो पहले क्या होगा? ये कॉपर पाइराइट क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में बदलता है। FeS जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? FeO बनाएगा और SO2 बनाएगा। ठीक है, चलिए बैलेंस कर लीजिए। सल्फर, इसमें ऑक्सीजन देखो 3 है तो इसमें सम संख्या बनाने के 2 से गुणा, कॉपर में 2 से गुणा, सल्फर में 2 से गुणा। ठीक है, ऑक्सीजन गिनिए 2 2 4 2 6, इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, ये वाला तो सही है। ठीक है, तो इतनी रासायनिक अपक्रियाएं होंगी भर्जन में। ठीक, भर्जन के बाद हम कराएंगे प्रगलन। प्रगलन में क्या होता है? प्रगलन में जब अगलनीय शुद्धियाँ होती हैं, इसमें जैसे FeO है, ये अगलनीय शुद्धि है, तो अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन किसे कहते हैं? अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। और इसके बाद इसमें किस चीज़ का उपयोग करते हैं? गालक का। गालक क्या होता है? वह पदार्थ जो अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाता है उसको गालक कहते हैं। प्रगलन ये प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। और अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? गालक। जो नहीं गल रही है उसको गलाने के लिए जिसका उपयोग करेंगे वो गालक हो गया। ठीक है, अब ये हमारा गालक जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होगा। एक होता है अम्लीय गालक, दूसरा होता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो ध्यान दीजिए, अम्ल को नष्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्षार। ठीक है, तो अम्लीय गालक और क्षारीय गालक, ये क्षारीय समझिए क्या है? क्षारीय गालक। ठीक, तो अम्लीय गालक क्या होगा? क्षारीय अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने वाले पदार्थ को अम्लीय गालक कहते हैं। और क्षारीय गालक क्या होता है? अम्लीय अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने वाले पदार्थ को क्षारीय गालक कहेंगे। ठीक, फिर सुनिए, अम्लीय गालक क्या होगा?
ये क्षार को गलनीय बनाएगा ना, तो इसके लिए क्या कहेंगे, क्षारीय अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने वाले पदार्थ को अम्लीय गालक। ठीक, और क्षारीय गालक क्या होगा, अम्लीय अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने वाले पदार्थ को क्षारीय गालक कह लेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया। और प्रगलन में कौन कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं होंगी इसको देख लेते हैं। प्रगलन में क्या होता है, यही सब प्रोसेस है। तो इसमें गालक की आवश्यकता होती है ना। भर्जन की प्रक्रिया हम कराते हैं परावर्तनी भट्ठी में, और प्रगलन की प्रक्रिया हम कराएंगे वात्या भट्ठी में। प्रगलन की प्रक्रिया किसमें होगी, वात्या भट्ठी में, और भर्जन की प्रक्रिया होगी परावर्तनी भट्ठी में। अब भर्जन की प्रक्रिया में कौन कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं होंगी इसको देख लेते हैं। तो ये तीनों रासायनिक अपक्रियाएं हम प्रगलन में भी लिख सकते हैं। स्पेशली इसमें क्या होगा, FeO जो है, FeO ये क्या है, क्षारीय गालक है। क्या है, क्षारीय अगलनीय शुद्धि है, क्षारीय अगलनीय शुद्धि। ये गल नहीं रहा है, ये पिघल नहीं रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, अगलनीय कहलाएगा। क्षारीय अगलनीय इस FeO की अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अम्लीय गालक SiO2 यानी सिलिका मिलाते हैं। तो ये सिलिका से अपक्रिया करके FeSiO3 यानी फेरस सिलिकेट में बदल जाता है। ये धातुमल के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हम कहाँ कराते हैं, वात्या भट्ठी में। तो इस तरीके से FeO दूर हो जाता है। और जब FeO दूर हो जाता है तो इसमें बचा क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड। क्या बचा है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो बचा है वो किस में बदलेगा, FeO में बदलेगा। और FeO फिर किस में बदल जाएगा, FeO फिर किस में बदलेगा, फेरस सिलिकेट में, या FeSiO3 फेरस सिलिकेट में। तो इन सब की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है कापर, यह 50% कापर होता है। कितने प्रतिशत कापर होता है, 50% कापर होता है। बचा क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। तो यहाँ से फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड के इस मिश्रण को, ध्यान दीजिए, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को हम मैट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। इस मैट में 50% कापर होता है। ठीक है, चलिए वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इतना देखते हैं। इसके बाद आगे बेसेमरीकरण और विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधन अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए ध्यान से। धन्यवाद।